everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. Students, from this video we are going to start our new chapter. It is Key Concept and Issues since 1991, Globalization. So this is our second chapter. We have studied the changes that took place in the world after 1991. We read about the changes that took place in Eastern Europe in 1989, the Kuwait crisis of 1990 and the disintegration of Soviet Union in 1991. So हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर के फ्लो में ही रहेगा हमारा सेकंड चैप्टर. सो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे 1990 के बाद 1991 के बाद क्या चेंजेस नोटिस किए गए वर्ल्ड में. हमने पढ़ा कि कैसे ईस्टर्न यूरोप, जब बर्लिन वॉल गिरी तो कैसे ईस्टर्न यूरोप में चेंजेस हुए. कुवैत क्राइसिस जो 1990 में हुआ उससे क्या इफेक्ट हुआ. डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन का जब हुआ वो भी हमने पढ़ा, और उसके बाद कैसे कैसे चेंजेस दुनिया में देखने मिले, क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिले, वो भी हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लिया है. इट वॉज ड्यूरिंग द कुवैत क्राइसिस दैट द टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वॉज यूज टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर. कुवैत क्राइसिस जो था वो एक्चुअली ईरान और इराक के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, बट बीच में कौन पिसा, वो था कुवैत. सो दैट्स वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट इज नोन एज अ कुवैत क्राइसिस. तो जो ईरान इराक का कॉन्फ्लिक्ट था उसके वजह से कुवैत बीच में फंसा, और कुवैत के वजह से इंडिया में ऑयल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस वो बढ़ गए. कैसे? क्योंकि कुवैत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया, इस वजह से इंडिया के ऑयल प्राइसेस राइज हो गए. तो ये था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. इसके बाद जो है इसको टर्म दे दिया गया. आफ्टर द कुवैत क्राइसिस वर्ल्ड में एक टर्म इंट्रोड्यूस कराया गया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि एक जगह अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उससे दूसरे जगह भी इम्पैक्ट हो रहा है. So it was known as New World Order. After the disintegration of Soviet Union, two terms came to be used: post-Soviet world and post-Cold War era. All these three terms focused on the political and security situation that evolved after 1991. Which three terms? New World Order, post-Soviet world order and post-Cold War era. These are the three terms which focused on the political and security situation that evolved after 1991. 1991 के बाद तीन टर्म्स हमें देखने मिले जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन की तरफ फोकस करते हैं. फर्स्ट टर्म है हमारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सेकंड टर्म है हमारा पोस्ट सोवियत वर्ल्ड एंड थर्ड टर्म है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा. इसके बाद 1990s, इन अर्ली 1990s अनदर टर्म स्टार्टेड टू बी यूज्ड. एक नया टर्म हमें देखने मिला. द टर्म वाज ग्लोबलाइजेशन. Unlike the earlier terms, the term globalization was broader based. टर्म ग्लोबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू दीज थ्री टर्म्स, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पोस्ट सोवियत वर्ल्ड एंड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा. इनके कंपैरिजन में ग्लोबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर बेस्ड टर्म है. यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल बिलीव्स, पॉलिटिकल थॉट्स, टेक्नोलॉजी, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज एज वेल. सो दी ऑल द थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस टर्म विच इज ग्लोबलाइजेशन that took place in the world after 1991. Today, we use the term globalization to describe the post-Cold War era. स्टूडेंट, आपकी टेक्स्ट बुक में ये बताया जा रहा है कि इन अर्ली 1990s में ग्लोबलाइजेशन हमें देखने मिला, बट इट्स नॉट टोटली एक्यूरेट. क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन दुनिया में 10,000 BC से देखा जा रहा है. आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा है आप वो पढ़िए, इट्स ओके. लेकिन for general knowledge, for your general understanding, I would like to share you some facts about the globalization जो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, बट आई थिंक इट्स रियली नेसेसरी टू शेयर इट विथ यू ऑल. सो हियर वी गो. ग्लोबलाइजेशन के स्टूडेंट चार फेजेस हैं. कितने फेज हैं? चार फेज में ग्लोबलाइजेशन जो है वो हम जानेंगे अभी, जल्दी जल्दी क्विकली. तो जो फर्स्ट फेज है स्टूडेंट, फेज 1 जिसे कहते हैं, उसका पीरियड है 30,000 BC से 10,000 BC तक. ठीक है. फेज 1 को कहते हैं ह्यूमनाइजिंग द ग्लोब. ये फेज जो है वो उसे कहते हैं ह्यूमनाइजिंग द ग्लोब. क्यों इसे ह्यूमनाइजिंग द ग्लोब कहते हैं मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ. क्योंकि जो एंशियंट पीरियड था, स्टूडेंट, उस टाइम का, उस जमाने का, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज काफ़ी देखे गए हैं. क्लाइमेट चेंज की वजह से जब इंसान ट्रैवल करता था एक कॉन्टिनेंट से, वो दुनिया के किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जाता था जहां उसको कंफर्ट मिलता था, तो वो एक ट्रैवल होता था. ठीक है. तो ये भी एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन हुआ. वाई? बिकॉज द पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ये इंसान सिर्फ फिजिकली तो ट्रैवल करेगा नहीं,
ये इंसान फिजिकली तो सिर्फ ट्रैवल करेगा नहीं, ऑब्वियसली ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा तो उसके साथ उसका जो है बिलीव्स, उसके सोशल एंड कल्चरल चीज़ें, हर चीज़ उसके साथ ट्रैवल करेंगी दूसरी जगह पे। तो ऐसे ही जो फेज वन था ह्यूमनाइजिंग द ग्लोब, उसमें लोग यहाँ से वहाँ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता था, जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जहाँ उन्हें कंफर्ट मिलता था वहाँ वो ट्रैवल करते थे, तो वहाँ पे कोई रेडीमेड फूड तो मिलता नहीं था उस जमाने में, तो वो लोग खुद अपना एग्रीकल्चर करते थे, खुद प्रोडक्शन करते थे, जो चीज़ें वो खाते थे वो वहाँ पे भी जाकर वही चीज़ें, उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढते थे या खुद प्रोड्यूस करते थे और खाते थे और उसको कंज्यूम करते थे। ऑब्वियसली बेचते नहीं थे, कंज्यूम करते थे, क्योंकि उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था, उस टाइम पे मनी सिस्टम था नहीं, लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं रहती थी, सो दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस दे ओन एंड दे कंज्यूम। वो खुद का कंजप्शन करते थे, खुद की चीज़ों का। तो ये था फर्स्ट फेज, इसे भी ग्लोबलाइजेशन में ही काउंट करेंगे। सो फेज वन, ह्यूमनाइजिंग द ग्लोब, ये था हमारा फर्स्ट फेज। उसके बाद आता है स्टूडेंट हमारा सेकंड फेज, जो हमने देखा नियोलिथिक एज में, जहां पे एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फेज टू को कहते हैं लोकलाइजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी को लोकलाइज करना, लोकलाइजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, ये है फेज टू ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये किस ईयर में हमने देखा? 10,000 बीसी से 820 सीई तक, ये इसका पीरियड था। यहाँ पे जो एंशियंट सिविलाइजेशन थे, जो सेवन फेमस सिविलाइजेशन है, इराक, ईरान, टर्की, इजिप्ट, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ग्रीस, इटली, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, इराक के काफ़ी सिविलाइजेशन, बार्टर सिस्टम देखा है। मार्केट जब लगती थी तो लोग वहाँ, जो ट्रैवलर्स थे, जो राजा महाराजाओं से, किंग क्वीन से जो मिलने आते थे, या जो किसी भी कोई दूसरी कंट्री में जाते थे, लेकिन उनके रास्ते में जब ये दूसरी कंट्री मिलती थी तो वहाँ पे वो रेस्ट करते थे, रहते थे, तो वो मार्केट विजिट करते थे, मार्केट से चीज़ें लेते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस टाइम पे भी था। इराक की कालीनें, ईरान की कालीनें इंडिया आती थी, इंडिया के मसाले वहाँ जाते थे। तो ये चीज़ें हमें फेज टू में देखने मिली, जो 10,000 बीसी से स्टार्ट हुआ और 1820 सीई तक रहा। सो दिस वाज अ फेज टू, लोकलाइजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। उसके बाद आता है फेज थ्री, जिसका पीरियड है 1820 सीई टू 1990। ये है हमारा फेज थ्री, which is known as globalizing the local economy। लोकल इकोनॉमी, अभी हमने पढ़ा लोकलाइजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, अब हम पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजिंग द लोकल इकोनॉमी। यानी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया 1820 में, 18 सेंचुरी में, जब ब्रिटिश हम पर रूल करते थे, उस टाइम की बात है ये, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो इंडिया में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो ब्रिटिश ने खत्म करा दी थी, है ना, और उन्होंने इंडस्ट्रीज सेटअप की थी। जो पुअर थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इंडस्ट्रीज सेटअप करा दी थी, जो बिकता था इंडियन मार्केट में वो बिक जाता था, और जो बचता था वो ये लोग एक्सपोर्ट कर देते थे अपने ब्रिटेन में, वाया सी रूट। तो ये भी क्या है, एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन ही कहलाते हैं इसे। गुड्स यहाँ से वहाँ मूव होते थे, प्रोडक्शन होता था, कंजप्शन होता था, मार्केट रहती थी, पैसे मिलते थे। सो दिस वाज द फेज थ्री, ग्लोबलाइजिंग द लोकल इकोनॉमी। उसके बाद आता है स्टूडेंट हमारा फेज फोर, ग्लोबलाइजिंग फैक्ट्री जिसे कहते हैं। और जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि अर्ली 1990s में ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है ग्लोबलाइजेशन का एक्चुअली में फेज फोर। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई तो जो फेज थ्री था वो फेज फोर में शिफ्ट हुआ। आईसीटी रिवॉल्यूशन, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन था, उसने रेडिकली हर चीज़ के कॉस्ट को कम कर दिया। अब हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं, अब इंटरनेट है, अब टेक्नोलॉजी है, अब फ्लाइट्स हैं, अब ट्रेन्स हैं, अब हम इजीली यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। अब अब मैं ऑनलाइन मोबाइल में कोई चीज़ देखती हूँ, वेदर इट्स फ्रॉम यूएसए, इट्स फ्रॉम यूके, वेदर इट्स इन डॉलर और यूरो, अब वो चीज़ मैं देखती हूँ और मैं ऑर्डर करती हूँ तो वो मेरे डोर स्टेप पे आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? सो दिस इज द फेज फोर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो प्रेजेंट में है हमारे पास। 1990 से लेके आज तक का जो फेज है वो है ग्लोबलाइजेशन, हमारा फेज फोर है उसका। तो ये है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन, वो है फेज फोर एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन का। तो हमने तो हमने पढ़ा ह्यूमनाइजिंग द ग्लोब,
जब लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे, ये फेज 1 है। उसके बाद हमने पढ़ा लोकलाइजिंग ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी। उसके बाद हमने पढ़ा थर्ड फेज ग्लोबलाइजिंग लोकल इकोनॉमी, और थर्ड फेज था लोकलाइजिंग ग्लोबल इकोनॉमी। उसके बाद है हमारा फेज 4, जो अब हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा ग्लोबलाइजिंग फैक्ट्रीज। ये है फोर्थ फेज, जिसे कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली यही है। बट ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में बहुत टाइम से है, जब से लोग हैं यहाँ पे, जब से लोगों की नीड्स और ज़रूरतें हुई हैं, तब से ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। इट्स नॉट एग्जिस्टेड फ्रॉम 1990s, इट एग्जिस्टेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम अगो। सो ये आपकी बेसिक जनरल नॉलेज हो गई। तो आइए देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। When we talk of globalization, we say that the world has become more interconnected. True. जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो गया। मतलब हर एक कंट्री, हर एक देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड हो गए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव हेल्प द इंटरकनेक्टिंग। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के वजह से ही इतना ईजी हुआ है ये इंटरकनेक्टेडनेस। For example, online application can be made for admission to any college or university abroad. अब मुझे किसी कॉलेज में ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मैं दुनिया की किसी भी कॉलेज में अपने घर बैठे मैं अप्लाई कर सकती हूँ। ये आसानी हुई है। सिमिलरली मोबाइल कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस कैन बी मेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वेरी ट्रू। चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इकोनॉमिक एंड ट्रेड। इकोनॉमी और ट्रेड में भी काफ़ी चेंजेस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें देखने मिले हैं। बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं और फास्ट हो गई हैं। इंडियन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप एंड अमेरिका। हमारे इंडियन फूल और फ्लावर्स जो हैं वो यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाए जा सकते हैं। वेरियस कंज्यूमर गुड्स फ्रॉम यूरोप, अमेरिका और चाइना आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में दुनिया की हर कोने की चीज़ें हमें मिल सकती हैं। इट्स वेरी ट्रू। ये सब किसके वजह से मुमकिन हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। Globalization has increased the interconnectedness among countries and people. Events in one part of the world have impact on the other part. एक दुनिया के किसी भी कोने में अगर कुछ हो रहा है तो वो चीज़ दुनिया के दूसरे कोने को भी इम्पैक्ट कर सकती है। दिस इज ग्लोबलाइजेशन। स्टूडेंट्स, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया में। वो प्रोटेस्ट किए किसने? इंडियन फार्मर्स ने। बट उसका इम्पैक्ट सारी दुनिया में हुआ। वाई? बिकॉज इंडिया के फूड ग्रेन्स वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं। लोग ये कहते हैं कि जो अनाज उगाता है हम उसको सपोर्ट करेंगे। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी ट्विटर पे आके, जो इंडिया के बारे में शायद ही बहुत कम जानते हो, वो लोग भी आकर उन्होंने भी ट्वीट किया। जो इंटरनेशनल सेलेब्स हैं, लोगों ने दुनिया के हर कोने में प्रोटेस्ट किया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई भी इवेंट किसी एक पार्ट में अगर हो रहा है दुनिया के, तो वो दूसरे पार्ट को भी इम्पैक्ट करता है। अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे इंटरकनेक्टेडनेस है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की नहीं जमती है, एंड इंडिया को अगर कोई एक्शन लेना है, इंडिया को अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन लेना है तो वो बहुत सोचती समझती है। बहुत ही समझ के लोग एक्शन लेते हैं। वाई? क्योंकि हम खुले आम लड़ाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का रशिया के साथ अच्छा रिलेशन है, पाकिस्तान का चाइना के साथ है दोस्ती, पाकिस्तान को यूएसए सपोर्ट करता है। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे डायरेक्टली कोई हमला किया या कोई भी एक्शन लिया या कोई भी ऐसा डायलॉग उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए, डाउनग्रेड करने के लिए बोला, तो ये सारे उसके दोस्त, उसके सपोर्टर्स बन जाएंगे और इंडिया के दुश्मन बन जाएंगे। इंडिया की चीज़ें बैन करने लगेंगे। को इंडिया के लिए सारी सिचुएशन वो लोग डिफिकल्ट बना देंगे। तो ये है इंटरकनेक्टेडनेस। इसलिए लोग सोच समझ के, हर कंट्री सोच समझ के हर डिसीजन लेती है। क्यों? क्योंकि किसकी दोस्ती किसके साथ है, ये भी एक कंट्री को इम्पैक्ट कर सकती है। One argument is that interconnectedness has increased, the importance of state structure has not declined. In fact, the concept of nationalism is still very much alive. जैसे कि इंटरकनेक्टेडनेस इंक्रीज हो गई है, ठीक है। यूएसए के फूड चेन्स इंडिया में है, हम वहाँ के खाने खाते हैं, हम वहाँ के कपड़े पहन लेते हैं, हम वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं। बट स्टिल इंटरकनेक्टेडनेस कितनी भी हो, हमारा जो नेशनलिज्म वाला फीलिंग है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है, वो अभी भी एकदम स्ट्रांगली अलाइव है।
हम अभी भी अपने नेशन को पहले रखते हैं और बाद में दूसरे नेशन को रखते हैं। तो जो नेशनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो अभी भी लोगों के दिलों में है और काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सम फील दैट द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी आर द की फैक्टर दैट हैव ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर। कुछ को ये फील होता है कि जो इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी है उसके वजह से वर्ल्ड ज्यादा करीब हो गया है। They argue that the concept of sovereignty and jurisdiction of states is now being challenged. जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया पाकिस्तान वाला मैंने एग्जांपल जो दिया वो यहाँ पे परफेक्टली रखा जा सकता है कि जो सॉवरेनिटी है और jurisdiction है वो अब चैलेंज हो गया है। अब वो अब चैलेंज हो गया है। क्यों चैलेंज हो गया? हम हमारे डिसीजन अब किसी की फ्रेंडशिप और किसी के टाइज पे डिपेंड करता है। अगर हमें पाकिस्तान के ऊपर कोई डिसीजन लेना है तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका कनेक्शन किसके किसके साथ है और उसका इम्पैक्ट। तो हमारी जो सॉवरेनिटी है, हमारा जो जुरिस्डिक्शन है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चैलेंज हो रहा है। ठीक है। There are others who give importance to the civil society and non-state actors. According to them, social movement cut across the state boundaries and focus on humanitarian problem of the people. अब सोशल मूवमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री में नहीं रहते हैं। जैसे मैंने फार्मर प्रोटेस्ट वाला एग्जांपल दिया, वो देश भर में कैसे फैल गया। वही यहाँ पे लिख रहा है कि वो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स को एज अ होल देखते हैं, ना कि ये देखते हैं कि वो किस कंट्री की प्रॉब्लम है, बट वो एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है तो इसलिए वो चीज को लोग उस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। सो दिस मच इज क्लियर स्टूडेंट। हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के कितने फेज हैं। हमने देखा कि फोर्थ फेज को हम पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली में, जो कि वो शुरुआत नहीं है। ग्लोबलाइजेशन तो कब से शुरू हो गया है, बट हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है कि अर्ली 1990 से ग्लोबलाइजेशन आया है। तो ठीक है, अर्ली 1990 से आया है, लेकिन वो फोर्थ फेज है ग्लोबलाइजेशन का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो चेंजेस अकर्ड हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के द्वारा वो हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इश्यूज विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो रीड कर लीजिएगा आप पहले से, फिर हम अपने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन।